बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ये मोन्टाज के अंदर जो आपने देखा ये एक सियासी जंग है, सियासी बयानबाजी है और इसका ताल्लुक एहतसाब से है, उन केसेस से है जो कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ हैं और अपोजिशन बहुत से ऐसे मामला जिनके हवाले से इशारा कर रही है हुकूमत की तरफ। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो ऑलरेडी लिया हुआ है, उसके अंदर आज एक ऑर्डर पास किया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, जिसके कुछ बुनियादी नुकात या जो बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फरमाई गई या कही गई या जो ऑब्जर्व किया गया वो कुछ इस तरह से है कि मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते और एतवार को बंद करने का फैसला कलअदम करार दिया गया है। मार्केट्स और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते एतवार को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फरमाना था। पंजाब इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने आज शॉपिंग मॉल्स खोलने की यकीन दहानी कराई। सिंध में शॉपिंग मॉल्स बंद रखने की कोई वजह नज़र नहीं आती, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सिंध शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करेगा, इजाज़त के बाद सूबे शॉपिंग मॉल्स खोलने में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। आज ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमाया गया कि NDMA अरबों रुपए कोरोना से मुतल्लिक ख़रीदारी पर खर्च कर रहा है और बादियों नज़र में उनको NDMA की रिपोर्ट भी इत्मीनान बख्श नहीं लगी। ये भी कहा गया कि जितने पैसे खर्च किए गए हैं, और अगर उन्होंने फरमाया ऑनरेबल जजेस ने कि 500 अरब खर्च किए तो फिर इस तरह तो हर बंदा अरबपति हो जाएगा या करोड़पति हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात जो कि इस ऑर्डर के 6वें सफ़े के ऊपर कही गई, और मैं अगर गलत नहीं हूँ ये 13वां पैराग्राफ है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने क्योंकि ये ऑर्डर लिखवाया है तो उन्होंने फरमाया कि there are other serious ailments prevailing in the country from which people are dying daily, and those ailments are not being catered, and the and the coronavirus 19 जैसे COVID-19 कहते हैं, which apparently is not a pandemic in Pakistan, is swallowing so huge money। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया। मेरे लिए बहसियत काम पाकिस्तानी के जो फरमाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत एहतराम है, लेकिन ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात हमारे लिए, हम सब के लिए तब होगी जब ऐसे ही कलमात, ऐसी ऑब्जर्वेशन किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की तरफ से आएँ। लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज फरमाया, जो फैसले किए गए, उस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। लेकिन एक एक्सपर्ट ओपिनियन या डॉक्टर्स इसके हवाले से क्या सोचते हैं, या पेंडेमिक क्या वाकई अब तक ये खुद को क्वालिफाई नहीं कर सका पाकिस्तान के अंदर, ये उस स्केल का पेंडेमिक नहीं है जो दुनिया में आया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब, हम उनसे बात करेंगे। दीगर मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। आप सबसे इजाज़त के साथ मैं ज़रा डॉक्टर साहब का व्यू ले लूँ। डॉक्टर साहब, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है, उनका ख्याल है कि अपेरेंटली यानी ज़ाहिरी तौर पर जो उनको नज़र आ रहा है कि ये पेंडेमिक नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और इसलिए इस पर जो बहुत ज़्यादा जो पैसा खर्च किया गया है इसको कैटर करने के लिए शायद वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। ये पेंडेमिक के तौर पर नहीं फिर क्वालिफाई कर रहा सर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शायद ये उस रेशो पर या उस स्केल के ऊपर नहीं गया जिस तरह दुनिया में किया है। डॉक्टर साहब जी, थैंक यू मुनीब। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी बेस पे वो ये बात उन्होंने शायद कही हो, वो प्रॉब्ली क्लैरिटी के साथ नहीं दी गई, क्योंकि एज अ फिजिशियन, एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन और एज अ स्टूडेंट ऑफ हेल्थ, हम इसको देख रहे हैं कि इसने एक मैसिव लेवल पे दुनिया में डिस्ट्रक्शन की है। चीन की मिसाल हमारे सामने है, उसके बाद फिर इटली की मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। और पेंडेमिक की डेफिनेशन ये है कि जो WHO ने जो वर्ल्ड कुछ इन रीजन में ज्वाइंट में डिवाइड किया हुआ है, उनमें से 2 रीजन में अगर वो वबा फैलती है तो वो पेंडेमिक है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ अभी तक जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं शायद वो रिलेटिवली कम हो, और नंबर ऑफ डेथ जो रिपोर्ट हुई है, नंबर ऑफ केसेस मुनीब जो कम रिपोर्ट हुए हैं उसकी वाहिद रीज़न ये है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही। जिस दिन ये, और ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि अगर आज आप लाख टेस्ट दिन के करने शुरू कर दें तो तकरीबन 10% 12% उसका रेशो निकलेगा, तो 10-12 हज़ार केस दिन में बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब उस पर आ जाए, मोर्टेलिटी पे आ जाए कि डेथ हमारे पास इतनी नहीं है,
इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ डेथ कंपेयर टू अमेरिका एंड इटली कम है, और मेरा ख्याल उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंगर है, हमारे जो घर हैं वो खुले हुए हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है, वायरल लोड इतना नहीं बिल्ड होता। लेकिन ये बीमारी एक एक्चुअली बहुत सीरियस बीमारी है, और अगर ये फैली, जो कि इसका हम जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, हमारे दो कंसर्न हैं। एक ये कि अगर ये फैली जिस तरह से ये यूरोप में और अमेरिका में फैली है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। ठीक। दूसरा, हम ये समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, और हमारे पास वो गियर और गैजेटरी वो नहीं है उनको प्रोटेक्ट करने की। तो खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई एक्सप्लोजिव ग्रोथ हुई, जिसका एक बहुत बड़ा इम्कान है, तो हेल्थ केयर सिस्टम में मुनीब, जब भी दुनिया में आप प्लानिंग करते हैं तो यू ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड डू द बेस्ट। ये एक सेइंग है जो जाती है। तो आप ये कह के कि जी हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, तो इसकी बेस पे हम इस तरह के डिसीजन कर सकते हैं, तो मेडिकली तो मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का एक ये ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि उनको प्रॉपरली अगर बेसिक गाइड किया जाए तो शायद वो इस चीज को एक डिफरेंट एंगल से देखें। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं हुकूमत के पास तो यकीनी तौर पर बात होगी, लेकिन जुबैर साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। फिर क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर या फैसला साजी कोई नहीं हो सकी, कोई यूनानिमिटी, कोई बात नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसने ब्रीफ किया होगा, जिस सारी बात है सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट लेकर कोई फैसला दिया होगा ना जी, तो फिर यही फैसला निकलना था। कोई क्लैरिटी तो शायद कहीं मौजूद नहीं थी, इतना क्लैरिटी का फुकदान था, एक टेंशन थी, खासतौर पर सूबा सिंध और वफाक के माबैन बयानबाजी थी, बहुत कुछ था। तो फिर शायद जरूरी थी ये इस तरह की क्लैरिटी आना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक तो इस पे पेंडेमिक है या नहीं है और कितना ये सीरियस वबा है, एक इससे बढ़ के एक बेसिक इशू है मुनीब, पर वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये किसका हक बनता है फैसला करना, और उस पर अपना लोगों की जानें बचाना या ना जाने बचाना, या इकनॉमिक जो मिजरी है उसको रोकना या ना रोकना। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, जहाँ तक मैं आइन को समझता हूँ कि ये एग्जेक्टिव अथॉरिटी है। हमारा लाख डिसएग्रीमेंट हो एग्जेक्टिव से, आजकल की एग्जेक्टिव से, और इस मामले में है भी बहुत शदीद इख्तलाफ है कि उन्होंने स्ट्रेटजाइजिंग बहुत ही पुअर की है सारे मामले में, बट स्टिल उसका मतलब ये नहीं है कि वो हक उनसे छीन लिया जाए। अच्छा। ये उसी किस्म की एग्जांपल है जो पाकिस्तान की तारीख में 4 मार्शल लॉज लगे और हर दफ़ा यही कह के जस्टिफाई किया कि चूँकि एग्जेक्टिव अपना काम सही नहीं कर रही थी, इसलिए एक इंटरवेंशन ज़रूरत है। किसी देखे ना, हमारे या तो आइन में लिखा हुआ हो, आइन में तो कोई बट या इफ़ तो है भी नहीं कि बड़ा क्लियरिटी के साथ है कि जी एग्जेक्टिव फैसला करेगी और उनके जो फैसले हैं वो अवाम फिर डिसाइड करेगी कि जी वो अपने जो भी उनके इख्तियारात, मतलब आपको इसके कंटेंट पे एतराज नहीं है, आपको इस पे एतराज ज्यादा है कि ये काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होना नहीं चाहिए था, ये एग्जेक्टिव का काम था। नहीं, कंटेंट पर भी है, कंटेंट पर भी है। मैं तो इसमें जिस तरह हम सब लोग हैं, जब से ये वबा ये बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करते रहे हैं, समझने की कोशिश भी करते रहे हैं, जाहिर है हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना था, तो उस हवाले से भी तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस वबा है और जिसको हुकूमत ने उस सीरियसनेस से लिया नहीं। एक तरफ तो हम उन 4 ममालिक की ज़बरदस्त तारीफ़ करते हैं, न्यूजीलैंड की, जर्मनी की, साउथ कोरिया की और चाइना की, जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। तो सबसे अच्छे तरीके से उन्होंने कैसे हैंडल किया? खोल के तो नहीं हैंडल किया था, उन्होंने रिकग्नाइज़ किया एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज कि ये कितना शदीद ये सीरियस सिचुएशन है और हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने का। लिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड तो नहीं है। जहाँ जैसे यहाँ हुकूमत कहती है कि जी गरीब का क्या, बिल्कुल हर मुल्क के लिए ये है बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम, उसमें आपने वबा को फैलने से रोकना है, सही है, और अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको आपने ठीक करना है, और जो आपके फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनके लिए इंश्योर करना है कि उनके मतलब आपको प्रोटेक्टेड भी हैं, वो लड़ने के लिए तैयार भी हैं। दोनों पर एतराज है, दोनों तरफ। अच्छा ठीक, ये बताइएगा, मैं बिलावल साहब की ट्वीट देख रहा था, वो फरमा रहे हैं कि होपिंग सैनिटी प्रिवेल्स इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर लैंड, आई डोंट वांट टू बिलीव दैट द सुपीरियर जुडिशरी वुड पास एनी जजमेंट एंडेंजरिंग द health
and lives of the people of Pakistan. I am sure all honorable judges will give judgments based on facts and medical realities inshallah. अब ये बिलावल साहब ने कहा, अब बात ये है कि ये ऑर्डर तो पास, ऑर्डर आया है, ऑब्वियसली फाइनल नहीं, कल चलेगी, अभी हेयरिंग चल रही है, कल दोबारा सुबह 11 साढ़े 11 बजे हेयरिंग है। बट सवाल यहाँ ये है कि अब आपका एतराज़ भी यही है कि ये काम वफाकी हुकूमत का था, उनको करना चाहिए, और ये जो जितने फैसले इसके अंदर लिए गए हैं, जितने अहकामात दिए गए हैं, ये अदालत का काम नहीं बनता था, ये हुकूमत का काम था वो ये सब करे। तो ऐसा जी बेहतर यही होता कि ये जिस तरह से जुबैर साहब ने कहा, लेकिन मेरा एक और सवाल है, कितने केसेस चाहिए जिसके बाद ये मान लिया जाएगा कि ये एक वबा है, और कितनी अमवात चाहिए जिसके बाद ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि 903 काफी नहीं है कोरोना से, 42,125 केसेस काफी नहीं है इसको मानने के लिए कि एक वबा है। और जरा पिछले चंद दिनों के अंदर इसके अंदर जो इजाफा है उसको देख नहीं रहे आप, जिस तरह से जब से ये खोल रहे हैं, पहले जिस किस्म का लॉकडाउन तो कभी था ही नहीं, रहा ही नहीं इस मुल्क के अंदर, कभी इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने होने नहीं दिया। सो मेरी भी सुप्रीम कोर्ट से दस्त बस्ता गुजारिश है कि आप कम से कम डॉक्टर्स को बुलाकर सुन लीजिए, इसके माहिरीन को बुलाकर सुन लीजिए। ना हम इसके माहिरीन हैं, ना ऑनरेबल जजेस इसके माहिरीन हैं। बेहतर होता, और कल भी बेहतर ये है कि आप इस मुल्क से, सारे सूबों से, मुख्तलिफ जगहों से, वफाक से, गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाएं जो इससे लड़ रहे हैं, जो इस लड़ाई के अंदर अपनी शहादतें, अपनी जानें दे रहे हैं, उनको सुन लिया जाए कि इसका क्या मतलब है, और आगे आने वाले दिनों में हमारा क्या सिस्टम इसको सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, इसमें दूसरा एनडीएमए पे क्वेश्चन है। ये बिल्कुल ये हम बार बार पूछते रहे कि कोई बताया जाए कितने पैसे खर्च किए हैं, क्या कहां से आप खरीद रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कोई नहीं बताया गया। तफ्तान पे सवाल हमने पहले दिन से उठाया था, उन्होंने भी उठाया है। लाहौर वाले सेंटर पे के टीन के डब्बों की बेड्स बने हुए हैं और उस पर करोड़ों रुपए, 90 करोड़ रुपया खर्च हो गया, ये हम भी इनको कह रहे हैं। लेकिन देखें, एक मेरा और बुनियादी है, मैं आज सोच रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत इसको क्या समझती है। हुकूमत समझती है कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, तो फिर ना कहना। अच्छा। ये इसका मतलब उन्होंने किया है। अच्छा। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि हर्ड का मतलब रेवड़ होता है। जी जी जी। जो भेड़ों का, बकरियों का, गायों का, ये एक रेवड़ होता है जिसको हाँकते हैं। इस मुल्क का अलमिया ये है कि मुझे आज लगा कि वाकई ये कोई कौम नहीं है, ये हम कोई सोसाइटी नहीं है, हम कोई इंसान नहीं है, हम तो ऐसे ही जानवरों का एक रेवड़ है जिसको कोई बंदा एक घोड़े पे बैठा होता है और घोड़े के मुंह में लगाम होती है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा होता है, उससे वो हाँक रहा होता है, जिधर को मोड़ रहा होता है मुड़ जाती है। अच्छा। और जो घोड़ा है वो भी इतना सधाया हुआ होता है, उसकी लगाम जिधर को मोड़ते हैं वो मुड़ जाती है। अच्छा। तो मुझे तो ऐसे ही लगा आज। अच्छा, ये आपको फीलिंग आ जाइए चॉइस। और ये एक सेकंड जरा, एक मिनट जरा, एक मिनट। सो उसका मतलब ये है कि वहां पे अगर कोई वबा फूटती है तो उसमें से जितनी भेड़ें, जितनी बकरियां ने मरना होता है वो मर जाती हैं, जिन्होंने बचना होता है वो बच जाती है। अच्छा ठीक है। अब ये आपको आज महसूस हुआ है। हमायूं साहब, डू यू गवर्नमेंट, आपको लगता है कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, कि डज द फेडरल गवर्नमेंट फील डिप्राइव्ड कि यार ये हमारा काम था या एग्जीक्यूटिव का काम है फैसले लेना, फैसलों का जवाब हमें जवाब देना पड़ता है, लोगों को, आवाम को जवाब हमें देना होता है, इस हवाले से फैसला करना हमारा काम था, ये ऑनरेबल जजेस का काम नहीं था या सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, या नहीं आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया बिल्कुल A1 फैसला है और जो ऑर्डर आज आया है वो बड़ा बेहतरीन ऑर्डर है, ज़बरदस्त काम हो गया? देखिए, ये जो वबा है इसकी कम से कम हमारी जिंदगियों में कोई प्रेसिडेंस नहीं है। इसके कुछ हकायक मैं आपको बता दूं। ये फ्लू नुमा चीज है, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं है और इसकी वैक्सीन कोई नहीं है। ये लोगों को लग सकती है जिसके असरात फ्लू से भी कम होंगे, लेकिन इसका पता कोई नहीं है। दो तीन चीजें पता हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जिनको और तकलीफ है, उनके लिए ये बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ पता नहीं कि किसी भी उम्र में किस तरह ये अटैक करेगी
कोई लोग 3 दिन में फौत हो जाएंगे और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा। ये हकीकत है। ठीक है। हमारी हुकूमत ने सबसे पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, तमाम सूबे, तमाम इदारे शामिल हैं, नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर बनाया, सारी दुनिया से राब्ता है, सारी दुनिया से प्रोक्योरमेंट हो रही है हेल्थ सिस्टम अपग्रेड करने की। मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन, हम लॉकडाउन कहते हैं, लॉकडाउन जब शुरू में इस मुल्क में लगा है जी, तो इट वाज टोटल लॉकडाउन एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज। जी, इंडस्ट्री बंद थी, ट्रांसपोर्ट बंद थी, बाजार बंद थे, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, लोगों ने खाना पीना है, निकल के सौदा खरीदना है, खाना है, ये लॉकडाउन किया गया। मैसिव अंदाज में लोगों को जो नौकरियां जो गई थी उन तक पैसा पहुंचाया गया। हमारा हेल्थ सिस्टम अभी तक ओवरवेल्म नहीं हुआ। सही है। हम अब, लेकिन इस मुल्क में देखने में ये आया प्रैक्टिकली कि रूरल एरिया जो पाकिस्तान का तकरीबन 2/3 है, रूरल एरिया में आप कभी भी, आप चाहे कर्फ्यू लगा दें या फौज भेज दें, वो लाइफ एज यूजुअल चल रही है उधर। और हमारे लोग अपने, उनके मिजाज हैं, वो अपने मिजाज से अपने अपने सोच के मुताबिक चलते हैं। इस पे हुकूमत ने बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा अपना पॉइंट मुकम्मल कर दूं। इस पे हुकूमत ने ये फैसला किया कि अगर लॉकडाउन हमारी ऐलान के बावजूद मुकम्मल नहीं है तो हम इसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करते हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन जिस पे बड़ी सख्ती से अमल किया जा रहा है, और एसेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि आपने लाइफ के साथ लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करना है, कारोबार को भी। अमायद साहब, ये जो आपने बताया है सर गुजारिश है, जो ये सोच है, सर गुजारिश सुन ले, हमारी सोच ये है, अब सारी दुनिया की भी यही सोच है। अब इसमें अगर इसके बरक्स कोई फैसला होगा तो मैं तो सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि इस मुल्क के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका दुनिया से राब्ता है, जिन्होंने ये निजाम संभाला हुआ है, वो जाके आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट करेगा। सो आप भी ये महसूस करते हैं कि क्योंकि जो अब आपने एनसीओसी का जिक्र किया, यानी कि 7 मई को जो फैसला वहां पर किया गया था स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, आज एक किस्म का उन तमाम अहकामात को, उन फैसलों को कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाके बताएं, जो डिटेल्स आपने बताई वो तो आपने दुरुस्त बातें की, लेकिन वो हर एक को ऑलरेडी मालूम है। सवाल यही था कि क्या वफाकी हुकूमत आज वो भी यही फील करती है कि नहीं ये काम एग्जेक्टिव का था या नहीं। खैर, इस पर बात हुई, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम बात करेंगे तो वो कोरोना वायरस के हवाले से नहीं होगी, ना ही आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से होगी, वो किसी और हवाले से है। वो इस हवाले से है कि मेयार एहतसाब का हुकूमत जो अपनाया हुआ है और जो इसके ऊपर अपोजिशन एतराज़ कर रही है, वो एक है या नहीं है, और अगर एक नहीं है तो उसकी क्या वजह है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। चौधरी साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा ये, अब हम ज़रा आ जाएँ जो नॉर्मली आजकल हमारे मुल्क के अंदर फ़िलहाल चल रहा है, नैब के मामलात हैं, एहतसाब के मामलात हैं। मैं आपसे इसलिए आगाज़ कर रहा हूँ कि जारी बात है, ज़ुबैर साहब की पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तैयार हो गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जी जो मेयार है जिसके ऊपर मेयर ऑफ इस्लामाबाद को सस्पेंड किया गया है, उसी मेयार के ऊपर तो फिर वज़ीर आज़म को भी फारग होना चाहिए, उनको भी सस्पेंशन के अंदर रखें, बुज़दार साहब को भी रखें। इंक्वायरी तो सबके बारे में हो रही है, अब चीनी स्कैंडल है, उसके ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ रही है। तो मेयर इस्लामाबाद के ऊपर अगर करप्शन के इल्जामात हैं तो फिर बाकियों को क्यों नहीं आप सस्पेंड करते, मेयार क्यों नहीं रखा हुआ? चौधरी साहब, ये बात ठीक है मुस्लिम लीग नून की है नहीं, इसमें कोई जान नहीं है? नहीं, देखिए, मयार तो बात तो फिर बिल्कुल ठीक है। अब अगर सिर्फ अपोजिशन के 17 केसेस केपीके के हैं, वो सारे मिनिस्टर्स इधर बैठे हैं, मौजूदा जो वजीर दिफा है उन पे केसेस हैं, मौजूदा वजीर आला केपीके पे केसेस हैं, बाकियों पे केसेस हैं, किस पे केसेस नहीं है? खुद इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर की इंक्वायरी है, बीआरटी है, कितने केसेस हैं। अभी यहाँ पे दवाइयों के केसेस हैं, चीनी का स्कैंडल है, सारे हैं। अभी एक मैं कल रिपोर्ट आपकी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में देख रहा था कि वहां पे रहीम यार खान में एक बंदे की जो करियाने की दुकान है, उसके बेटे के अकाउंट से 40 करोड़ रुपया जो है वो आया है और आगे ट्रांसफर हुआ है। तो ये सारी चीज
फिर अगर यहाँ पे आप उसको सस्पेंड करते हैं तो बाकियों के लिए। और दूसरी बात, इसकी सस्पेंशन के बाद आज आपने अपोजिशन जो सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उनकी बात सुन ली है, वो कह रहे हैं वहां पे भी उसको भी, उस हुकूमत को भी सस्पेंड करें। बेसिकली ये एक माइंड सेट है, ये किसी को अपने दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, ये एक फाशिस्ट माइंड सेट है जिसमें अपने बंदों को भी ये उठाएंगे जो इनसे डिफर करेगा, जो जो डिफर करता है। यहाँ पे अलीम खान चीफ मिनिस्टर बन के फिरता था, अब उसे कौन ना नाम ले, सप्तान खान चीफ मिनिस्टर बन के फिरता था, अब कहीं पंजाब में कोई बंदा ये नाम लेके मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, कोई भी नहीं बनेगा। उठाया, फिर उनको छुड़वा भी दिया खुद ही और सारा ये कर दिया। अच्छा, खुद कराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो तरफ से, दूसरी तरफ मैं एक और बिल्कुल खुद कराते हैं। ये इनको जो नोटिस आया है सरवर खान साहब को, ये इसलिए आया है कि इन्होंने ये रूजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में है, सब्सक्राइब होटल जो वहां की लीज के ऊपर इन्होंने डिफर किया है। अब शायद डिफर करना छोड़ दें तो वो नोटिस वापस हो जाए। उन्होंने डिफर किया, कौन लेना चाहता है वो दोनों होटल? इतने कीमती जो लोग हैं, किसकी समरी आई थी, किसके कहने पे आई थी? अच्छा, जुल्फी बुखारी, इसका भी जवाब दें। अच्छा, क्यों समरी आई है, कहां से आई है, कौन है उसके पीछे? और उसने चूंकि आगे से डिफर किया है, क्योंकि मिनिस्टर है मुतलका, उससे पहले सेक्रेटरी ने डिफर किया था, उसको तो हटा दिया। वो सेक्रेटरी नुसरत, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसने तो बकायदा नोट लिखा, तो उसकी तो ट्रांसफर होगी। अच्छा, अब मिनिस्टर को एक जगह से यहाँ पे ट्रांसफर किया है, अब यहाँ से फौरी तौर पर किधर ट्रांसफर करें? तो वो सारी चीजें हैं, और यहाँ पे कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी के बारे में कोई बात ही नहीं है किसी के बारे में, और अपोजिशन को, लोगों को उठाओ और जेलों में डालो। मैं तो इस चीज का हामी जिस पे है ये हुमायूं खान साहब, मुझे जिस पे इंक्वायरी है सबको उठाकर जेल में डाल दें। मेरी पार्टी के जो बंदे चाहिए इनको मैं हाजिर कर दूं, ये अपनी पार्टी के कर दें। दूसरी बात, मैं तो वैसे इस चीज का हामी हूं कि जिस बंदे से जरूरत से ज्यादा है, कुरान पाक ने भी फरमाया सूरह बकरा में, तो जिससे उसकी जरूरत ज्यादा ले जान छूट जाए इस मुल्क की भी, लोगों की भी, सारे खुशहाल हो जाएगा, पूरा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। क्या करनी इतनी दौलत? ये कोई हीरे जवाहरात थोड़ी खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या खाता है? हीरे जवाहरात तो नहीं। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। हुमायूं साहब से मैं पूछ लेता हूँ। हुमायूं साहब, वैसे ये एक में हार क्यों नहीं है सर? मेयर इस्लामाबाद को सस्पेंड करते हुए भी करप्शन की आप पे इंक्वायरी है, वो यहाँ चीनी के ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट बन रही है, एक पहले इंटरिम रिपोर्ट आ गई, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, कोई किसी से पूछ नहीं रहा। अपोजिशन कह रही है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये आप लोगों का एहतसाब जो है ना, ये इसके अंदर बहुत बड़ा झोल है और आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद आने वाले वक्त में समझ आएगा। मुनीब, देखें 1997 में जो एहतसाब था ना अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, जी सैफुर रहमान साहब का, वो डायरेक्ट हुकूमत के नीचे था। सैफुर रहमान साहब बैठते ही प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में थे। ठीक हो गया। और उस एहतसाब में जो हुआ, चौधरी मंजूर साहब आपको तफसील ज्यादा बताएंगे कि इनके लीडरान के साथ उस एहतसाब में क्या हुआ था। ये 1999 में एक ऑर्डिनेंस आया था, परवेज मुशर्रफ साहब लाए थे। पीपल पार्टी और PMLN की हुकूमतें अपनी पूरी टर्म गुजार गई, उन्होंने कोई गवारा नहीं किया कि इसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल की जाए, उनको किसी किस्म का कोई मसला इसमें नजर नहीं आया। अब ये टोटली ऑटोनोमस इदारा है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी अदारे के फैसलों पे जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोगों को बेल्स मिली हैं, ECL से निकले हैं, हुकूमत ने, नैब ने नहीं किया। एक तो हुमायूं अख्तर सवाल का जवाब कहीं और ले जाते हैं। लोगों को भी बेल मिली हुई है। आप हमें कसूरवार कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम बैठ के इशारा करते हैं तो उसको अंदर कर दो। सर, उनको यही लगता है, सर, उनको यही लगता है। कंट्रोल में नहीं है, ये नैब के कंट्रोल में है। ये नैब की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, कई दफा सुप्रीम कोर्ट की JIT के नतीजे में आई हैं, या इसमें सर हुमायूं साहब, वो सर मेरी बात सुने, सर वो शेख रशीद साहब आते हैं, वो कहते हैं जी नैब का टार्जन आ रहा है, ईद के बाद 31 जुलाई तक झाड़ू फिर जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, और नैब वाकई अब ये फलाना पकड़ने जा रहा है, फलाना पकड़ा जा रहा है, फलाने का नंबर आ गया है, शहबाज शरीफ से आपके साथ ये होने लगा है, फलाने के साथ ये होने लगा है। वो कहते हैं कि जी नैब के चेयरमैन हुकूमत के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। ये तो अपोजिशन के अब कोई महल में ढकी छुपी बात है ही नहीं। ये देखें, शेख रशीद साहब का अपना खास स्टाइल है पेशन गोएं करने का। गालिबन आपने शेख रशीद का जिक्र किया, मैं सुन नहीं सका जी। उनका अपना एक मखसूस स्टाइल है। अच्छा, स्टाइल है। हर किसी को मालूम है अगर नैब हुकूमत के कहने पे चल रही है तो ये इलीगल चीज है।
अच्छा। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो इस किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा। हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं, ये ऑटोनमस इदारा है। अलबत्ता हम जो पहले सर मेरी बात सुने, जो लैप्स हुआ है सर मेरी बात सुने, एक बात मुकम्मल कर लूं, मुझे जरा बात काइंडली मुकम्मल करने सर कर ले यार। हमायूं अख्तर, आप हिस्ट्री हमें ना बताया करें ना यार। पार्टियां शामिल हैं और हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसमें नैब चेयरमैन की पावर्स जो अरेस्ट किए वो कम की जाएं। अच्छा। और एक बेल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को। अच्छा सर, जब फैसला आएगा तो ये ठीक है सर पॉइंट आ गया। लेकिन मैं इसलिए हैरान हो जाता हूँ बहसियत काम पाकिस्तानी के कि चौधरी बरादरान के खिलाफ नहब इंक्वायरी दोबारा शुरू कर देता है तो वो जनाब तारिक बशीर चीमा साहब प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं भाईजान पता करें हुआ क्या है, हमारे साथ कौन कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं मैं 24 घंटे में पता करके बताता हूं कि आपके साथ क्या हुआ है। यानी कि अगर नैब इतना ही इंडिपेंडेंट है तो फिर चॉइस साहबान को वहां भिजवाने की क्या जरूरत है चीमा साहब को? प्राइम मिनिस्टर ये तो मालूम कर सकता है ना नैब से। अच्छा जी, कि ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई। प्राइम मिनिस्टर नैब को ये नहीं कह सकता कि फलां पे मुकदमा बनाओ और इसराइयत का मुकदमा बनाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जुबैर साहब आप क्यों सर, जुबैर साहब आप चॉइस साहब आप भी हंस रहे हैं। देखें जुल्म ना किया करें, हंसते हैं तो फिर आप वो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। जुबैर साहब आप क्यों हंस रहे हैं सर? पहली बात तो ये आपने सवाल पूछा था मेयर इस्लामाबाद का, और हमायूं अख्तर चले जाते हैं। पहले तो ये हिस्ट्री हमें बताते हैं, ये हिस्ट्री का हमें पता है सर। आप जो करंट इश्यूज को डिस्कस करने के लिए होते हैं उसका जवाब दिया करें। नैब ने मेयर इस्लामाबाद को फारिग नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान ने फारिग किया है, जिसके सरबराह इमरान खान साहब। तो नैब का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एज अ रेफरेंस बता रहे थे कि जब अगर किसी पर इल्ज़ाम है या समझते हैं कि जी वो करप्शन में इन्वॉल्व है तो उस तरह से तो बहुत से और भी हैं। और मैं एक चौधरी मंजूर की बात, चूँकि मुनीब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल ख्वाजा आसिफ ने उस पर ट्वीट भी किया और हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है क्योंकि ये इतने हाथ मार रहे हैं ना करप्शन के हवाले से। ये जो रूजवेल्ट होटल है जी, इसकी जो समरी पेश हुई कैबिनेट में, वन लाइन समरी पेश हुई। अच्छा जी। रूजवेल्ट होटल बिके, लीज पर जाए, दैट इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन एंड इट्स बोर्ड। वही उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई जुल्फी बुखारी नहीं कर सकता, कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्रोनी उसको नहीं लेके जा सकता। अब यहाँ क्या कर रहे हैं ये कि जुल्फी बुखारी जो है वो मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, एक्सक्यूज मी, देयर इज अ ऑर्डिनेंस, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। मुझे अभी आप प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर से पूछ के बता दें कि क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन के अलावा ये कोई कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक प्रॉपर्टी है और उसमें एक लंबा हाथ मारना है इन्होंने, जैसे ये शुगर में किया है, वीट में किया है, IPPs में करते हैं। तो ये इतने आराम से एक चीज़ करते हैं एंड दिस ये चुप करके करते हैं। जिस तरह से इन्होंने एक ऑफशोर कंपनीज में एक, अगर मैं या आप या कोई भी मिनिस्टर कंसर्न्ड, अब आजकल तो हुकूमत इनकी है, 1 बिलियन का फ्रॉड करें और वो 9% शेयर खरीद सकता है ऑफशोर कंपनी में, एंड ही डज नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग फॉर दैट बिलियन रुपीज और 2 बिलियन रुपीज और 50 करोड़ रुपए। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये तो इतनी हरकतें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े हाथ किसी ने नहीं मारे थे। अभी आप हुमायूं अख्तर से इसकी वजह पूछ लें तो ये चले जाएंगे 1997। पर 1997 में गलत सही हुआ था वो बात अलग है। ये जस्टिफाई करते हैं कि अभी आप काले धन को सफेद करने के लिए और फ्रॉड लोगों को बचाने के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हैं? और मेयर इस्लामाबाद को आपने किस बेसिस पर निकाला है? और वो भी संडे के दिन जब सारे दफातर बंद थे। आपको इतनी जल्दी थी कि आप मंडे को नहीं नोटिफिकेशन निकाल सकते थे, आप संडे के दिन सबको उसको फारिग कर दिया। तो दिस इज, आई थिंक, ये तो हुकूमत बिल्कुल ऐसी है, फैसिस्ट हुकूमत जिसका। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ एक ब्रेक ले लेता हूँ जी, वापस आते हैं। जरा ये जुबैर साहब ने जो सवाल उठाए हैं मैं हुमायूं साहब से भी और चौधरी साहब से पूछता हूँ। साथ रहिएगा। हमारे साहब क्विकली सर बताइएगा, ये सबसे पहले मेयर इस्लामाबाद वाली बात बता दें। वो कहते हैं संडे को उनको फारिग किया है, इतनी जल्दी पता, मतलब वो कह रहे हैं मंडे का भी इंतजार नहीं किया और उनका संडे को नोटिफिकेशन कर दिया कि इनको मुअत्तल किया जाए, इन पे इंक्वायरी हो रही है। इसका जवाब नहीं आपने दिया। जुबैर साहब दोबारा पूछ रहे हैं क्यों किया जी? मैं आपको जवाब दे देता हूं जी। मुझे नहीं मालूम कि इनके खिलाफ क्या चार्जशीट थी या हुकूमत इस पे लीगली चली या नहीं चली। आई एम श्योर मेयर इस्लामाबाद जो हैं वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालतें देखेंगी कि हुकूमत को ये
जवाज मौजूद था और आया वो लीगल था नहीं था। इनको अदालत में जाना चाहिए इसका फैसला कराने के लिए। हाँ, वो वैसे ऑलरेडी जा चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 21 मई के लिए अदालत ने नोटिस भी जारी कर दिया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को। बहरहाल अब आपने फरमाया कि आपको नहीं पता। चौधरी साहब, जरा मैं दोबारा आपके पास आ जाता हूँ। अब शहबाज शरीफ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात भी कह लीजिएगा कि मेरे सवाल का जवाब दे दें। अच्छा। बार बार ये तासुर क्यों आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए हालात अच्छे नहीं है? कोई कह रहा है उनको अपना सॉफ्टवेयर तब्दील करने की जरूरत है, नहीं तो उनके लिए वो ये जो लॉकडाउन है ये लॉकअप बन जाएगा, और शहबाज शरीफ साहब गारंटीड जी बस ईद के बाद अंदर जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ रही, जो बंदा ये खुद बात कर रहा होता है उससे कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारे एहसास कितने और कहां से आए? एक बात। दूसरी मेरी गुजारिश सुने, ये अभी हुमायूं खान साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुराना इनसे ताल्लुक है। इस हुकूमत का जो वो तो साबुर रहमान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कुछ उसने जुल्म किया था, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली पाँव में गिड़गिड़ाकर उसको माफी मांगनी पड़ी थी। तो इनका जो एहतसाब अकबर है वो किधर बैठता है? वो भी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठता है, जिन्होंने 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और उसमें से 15 रुपए की रिकवरी हुई है, अभी तक रिकवरी हुई है। अब वो शेडी है सारी, अब उसको बताए ना आकर, क्यों नहीं बताते? और ये जो 40 करोड़ रुपया है वो भी अगर किसी की हुकूमती वजीर की मिल है तो उसकी पेमेंट हुई है, तो उसका भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एक बात। दूसरी बात, देखें ये जो कुछ भी कह रहे हैं, अब ये कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे और पहले एहतसाब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने तो ऑफर की है, मेरी पार्टी के जितने लोग हैं जिन के खिलाफ इंक्वायरी है हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इनकी पार्टी के जितने लोग हैं वो सारे भी गिरफ्तारी दे दे जिन के खिलाफ इंक्वायरी है। एक बात। दूसरी, देखिए अभी 10 रिपोर्ट्स आई हैं इस हुकूमत की 2019 की इंटरनेशनल इदारों ने। जो करप्शन है वो 117 से 120 पे चली गई है, यानी 3 दर्जे करप्शन बढ़ी है इस मुल्क के अंदर। जो जमहूरियत है वो 108 से 112 पे चली गई है। जो गुर्बत है वो 31.3 से उठकर 40% पे चली गई है गुर्बत, जो 2019 के अंदर जो बड़ी है। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन राइट्स है उसको ग्रेड ही कोई नहीं मिला, इतनी खराब है सूरत-ए-हाल। जो जेंडर इक्वालिटी है उसमें हम 153 ममालिक में से 151 पे खड़े हैं। इसी तरह से बाकी जितने भी इशारे हैं उसके अंदर खौफनाक बेरोजगारी के अंदर एक बहुत बड़ा, जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी ना, उसमें 40 लाख तो पहले 2 सालों में देनी थी ना, वो किधर है? जो 50 लाख घर थे उसमें कम से कम 20 लाख घर थे, वो किधर है? कोई चीज वजूद ही नहीं है। चौधरी साहब, आपको नजर नहीं आ रहे सर, आपको नजर नहीं छुप नहीं सकते, आपको नजर नहीं आ रहे। 20 नहीं बने, आप 2 लाख 20 लाख की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब को नजर नहीं आ रहे। चौधरी साहब कोई चश्मा लगाएं सर, वो बड़े नंबर वाला मोटे शीशे वाला, जिससे आपको नजर आएगी। देखो जी, असी पता नहीं कितने इस्लामाबाद के कागजात बने होंगे, असी कसूर दे रहन वाले कसूरवार लोग। चलो फिर ਤੁਹਾਡਾ कसूर है, फिर ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ कसूर है कि ਤੁਸੀਂ कसूर दे रहने वाले हो। नहीं, बट जुबैर साहब, ऑन अ वेरी सीरियस नोट सर, ये इंडिकेटर्स जा रहे जो हैं ये 1-2 साल में खराब नहीं हो सकते। इसमें आप सबका किया धरा है, वो हुकूमत का बयानिया अभी अपनी जगह मौजूद है। मुनीब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बेसिस पर आए थे 2 साल के बाद, वो कल ओबामा ने बड़ी अच्छी बात की थी ट्रंप के। जुबैर साहब, ये 18 और 19 के हैं। अच्छा चलो ठीक है सर, मान 18 में क्या थे और 19 में क्या थे, 1 साल के हैं। अच्छा जी जुबैर साहब जी, देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट, देखें कोई अशारिया जो है ग्रोथ तबाहकुन तरीके से नोज ड्राइव कर गई, इन्फ्लेशन ऊपर चली गई डबल डिजिट में, फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में पिछले साल जो था 8.9% और अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कोई आप एदाद शुमार जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, चौधरी मंसूर साहब ने उसका जिक्र किया, तकरीबन 1 करोड़ लोग इस कोरोना के आने से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए थे। और ये पहली हुकूमत है तारीख में, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की, जो पहले लोगों को धकेल के गुर्बत की लकीर से नीचे लेके जाती है और फिर कहती है कि हमने एहसास प्रोग्राम में इतने इजाफा कर दिया। भाई आपका काम है गुर्बत की लकीर से नीचे से उठा के ऊपर लेके आना और एहसास प्रोग्राम की फंडिंग को कम करना ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। इसमें कोई
फ़ख्र की बात नहीं है। तो कोई एदाद व शुमार ऐसा नहीं है, ना ही जो स्टैटिस्टिक्स जो चौधरी मंसूर साहब ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से या दूसरे इदाफ हैं ट्रांसपेरेंसी के हवाले से या दूसरे, कोई एक चीज़ तो आप फखरिया आके कह सकते थे। और आपने जो बात की ना, ये वही वाली बात है, PTI हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ जस्टिफाइंग फेलियर। इनको इतना अभी तक महसूस नहीं होता कि भाई कोई भी हुकूमत होती है ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो बाहर निकल के 2011 में उन्होंने कहा हमने 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में फंडामेंटल चेंज कर दिया, 2010 में 7th NFC अवार्ड कर दिया, हमने कहा हमने बिजली दे दी, हमने CPEC कर दिया, हमने so on and so forth, ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन को कम कर दिया। ये सिर्फ आके ये बताते हैं, चोरों को जेलों के पीछे डाला है। सर कहते हैं हमने एहतसाब किया है, अब आपको ये भी नजर नहीं आता सर? वो कौन है जी? एक सेकंड, अब तो हम सवाल पूछते हैं इनसे और नैब से कि आप जस्टिफाई कर दें कि आपने जो 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल लोगों को रखा था और आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट के फैसलों की वजह से बाहर हैं, और जो फैसलों में लिखा गया है उसकी वजह से तो इनको थोड़ा सा शर्म महसूस करनी चाहिए थी कि अब 2 साल के बाद मुनीब हमारा राइट है पूछने का कि आपने शाहिद खान अब्बासी को किस वजह से डाला था और आपने रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया, आपने मिफ्ता इस्माइल पर रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया, आपने मरियम नवाज पर क्यों नहीं फाइल किया? बार-बार जिक्र न करें, आप क्यों करवाना चाहते हैं रेफरेंस जिस पे फाइल नहीं हुआ? बार-बार क्या के रेफरेंस फाइल करवा देंगे सर पर बेचारों पे? भाई कोई होगा तो वो चले। अच्छा हुमायूं साहब का तो इमरान खान डंडा देके कहता है कि करो, वो कहते हैं सर अच्छा 6-7 महीने अंदर बाहर कर सकते हैं। अच्छा सर, हुमायूं साहब का अब लास्ट वर्ड फ्रॉम हुमायूं साहब। जी हुमायूं साहब सर। मैं जरा इकोनॉमी पे बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं जुबैर मेरा दोस्त है, मैं उससे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये PMLN और आप जैसे लोग दुनिया में हर किसी का नाम लेते हैं, आपका एक वाहिद लीडर इस वक्त जेल में, मेरा ख्याल वो आप सबको भूल गया है, उसकी भी कभी बात कर दिया करें, हमजा शहबाज की। इतना सिर्फ कहूंगा। दूसरा मैं कहूंगा कि आप लोगों की इकोनॉमिक मॉडल, आप लोगों का इकोनॉमिक मॉडल ये था कि रुपया को ओवर वैल्यू रखो। ओ भाई अपना बताएं आपने क्या किया है, क्या तीर मारे? हमारा छोड़ दें, हमारा तो बड़ा जबरदस्त था। एक्सपोर्ट्स पीपल पार्टी $25 बिलियन पे छोड़ के गई थी, आप 20 बिलियन पे ले आए आखिरी साल। और आपने क्या कर दिए? देखिए आपने क्या किया इसका जो एक्सपोर्ट के साथ, टैक्स रेवेन्यू के साथ, किसके साथ? क्या आप मुझे एक अचीवमेंट बताएंगे? होती है स्टैंडर्ड, एक अचीवमेंट बता दें 2 साल में। डॉलर रखते हैं, रुपये रखते हैं, तो वो नीचे गिराया जाता है। ओ भाई किया आपने, उससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होता है। ये सब हमने काबू किया। इस वक्त जब से कोरोना आप वो सब तबाह करने के लिए आए थे, फिर हमें चलने देना था। इकदाम लिए जा रहे हैं सारी दुनिया में। आपने IMF से वो नजर आ रहा है, नेगोशिएट किया है, वर्ल्ड बैंक से किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से किया है, डेली बेस से जाके पूछ लें। जानों को बचाने के लिए, लोगों के रोजगार बचाने के लिए, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ताजर को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए इकदाम आ रहे हैं। बस ठीक हो गया, मुझे बताइए। ठीक दामाद आ रहे हैं सर, अभी तक कुछ नहीं है। जुबैर साहब अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हुकूमत के साथ, थोड़ा वक्त दे दें और वक्त दे दें। वो कहते हैं भाई, वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट, भाई एक्सपोर्ट हमारी लास्ट ईयर में 13% बढ़ी थी, 2 साल में कुछ नहीं बढ़ा। टैक्स रेवेन्यू गिर गए हैं। अच्छा कोई आप ये बताइए ना, आपने किया क्या है 2 साल में? एक चीज का तो होना चाहिए, हाथ खड़ा करके कहें हमने देखें जी गुर्बत कम कर दी, हमने देखें जी ग्रोथ रेट बढ़ा दिया, हमने फिलहाल तो मेरे हाथ खड़े हो गए। एक चीज तो बताते हैं सर। फिलहाल तो मेरे हाथ खड़े हो गए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। मैं हुमायूं साहब से, चौधरी मंसूर साहब से और मोहम्मद जुबैर साहब से शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अदरवाइज हम इस बहस को, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।